अब इसका जो दोनों जो केसेस हैं, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और फार्मेसी सर्विस इम्प्रूवमेंट का वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी जो है अपलोडेड है आपके पास। तो जी सर। पहला काम जो है मैं ये करूँगा कि ये जो केस है, इस केस का पहले मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद जो है वो फिर ये जो स्लाइड बाय स्लाइड जो है ये मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है। द केस जो है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। अच्छा, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है ये बेसिकली जो है ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे पाकिस्तान का एफबीआर, इट्स अ टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है इट एक्चुअली कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम एवरी टैक्सेबल एंटिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो जिस डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है वो डिपार्टमेंट है जनाब आपका कलेक्शन ऑफिस कलेक्शन कलेक्शन। ठीक है। यस सर। कलेक्शन का जो फंक्शन है वो ये है कि ये आईआरएस का अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्ट करता है। अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन का मतलब जो है वो ये हो गया कि एक तो ये है कि जी आपको पता है कि आपको कितना टैक्स देना है, तो आपने जो है वो जब वक्त आता है तो आप जो है वो टैक्स जो है पे कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो बुनियादी तौर पर जो है वो टैक्स बेनिफिट लेना चाहती हैं, या टैक्स को या डेफर्ड टैक्सेस का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो टैक्स पे नहीं करती। इसके अलावा कई इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर टैक्स ड्यू है लेकिन उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है। तो कलेक्शन ऑफिस जो है वो इन तमाम केसेस से डील करता है, क्योंकि ये वो टैक्स है जो कि कलेक्ट होना था लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये बुनियादी तौर पर जो है अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इशू जो है वो ये है कि जो आईआरएस है, आईआरएस बेसिकली शुरू से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता आ रहा है। ठीक है। मतलब डेट्स बैक टू 1960 दे हैव बीन यूजिंग इंजीनियर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ये इन्वेस्टमेंट भी करते रहे हैं, एडिशन भी करते रहे हैं, अपग्रेड भी करते रहे हैं। लेकिन अब 1989 में आके इन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो मजीद आगे नहीं चल सकता, और इस सिस्टम को जो है वो अब सिग्निफिकेंट अपग्रेड, ये बल्कि क्या कहेंगे एक नए सिस्टम की जो है ज़रूरत है। अब जब नए सिस्टम की ज़रूरत है तो रादर देन चेंजिंग द होल सिस्टम एट द आईआरएस, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कलेक्शन, उसे ऑटोमेट किया जाए। तो उन्होंने उसके लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसका नाम उन्होंने दिया है ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर है कि जो कि इनके कलेक्शन सिस्टम को ऑटोमेट कर रहा है, और ये एक नया सिस्टम है, मतलब पुराने सिस्टम को खत्म करके नया सिस्टम जो है लेकर आ रहा है। अब इसमें जब इन्होंने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है तो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद इनके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आए हैं। प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है। जो टैक्स कलेक्शन थी वो 33% जो है वो इम्प्रूव हो गई है। ठीक है। और इन्होंने ये जो भी चीज़ें अचीव की हैं, ठीक है, they have achieved all these benefits with 50% of the actual workforce. पहले 5,000 एम्प्लॉइज थे, अब 2,500 एम्प्लॉइज हैं। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो गई है, वर्क फोर्स जो है वो भी 50% जो है उन्होंने रिड्यूस कर दी है। लेकिन इन्वेंट्री भी कम हो गई थी सर इनकी। किसकी इन्वेंट्री भी तो इनकी कंट्रोल हो गई, पहले बहुत सारा इनका काम होता था पेपर बेस्ड। इन्वेंट्री का मतलब जो है वो ये है कि जो इनके पास जो केसेस है ना, नंबर ऑफ केसेस, जी सर, वो नंबर ऑफ केसेस को, और उन नंबर ऑफ केसेस में भी जो है वो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो नंबर ऑफ केसेस और वो जो पेपर वर्क है उन दोनों को उन्होंने रिड्यूस कर दिया। नो डाउट बेनिफिट्स अचीव हुए हैं, लेकिन इशू इनके पास जो है वो ये आ रहा है कि इनकी जो सीनियर वर्क फोर्स है वो एसीएस में काम नहीं करना चाहती। ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए जो है काम नहीं करना चाहते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ओवरऑल आपका जो है वो श्रिंक हो रहा है। और आईआरएस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि
वो तो ये तो चाहते हैं कि ऑटोमेशन हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ये भी चाहते हैं कि लोग IRS में काम करना पसंद करें, ठीक है। दे वांट IRS टू बी अ गुड प्लेस टू वर्क इन। जो इनकी पुरानी वर्कफोर्स थी, खासतौर से जो कलेक्शन ऑफिस फंक्शन था, उसमें अगर आपने नोट किया हो तो मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स कंसिस्टेड ऑफ सीनियर फीमेल वुमेन लेडीज। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेडीज थी, ये इन्वायरमेंट जो था वो ये था कि एक सोशल वर्क इन्वायरमेंट था, जिसमें जो है वो एक बड़ा सा रूम था जिसमें जो सब लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करते थे, ठीक है। ACS में जो है वो ये तमाम चीजें खत्म हो गई। उसके ACS में जो है सोशल नाम का बंद हो गया। उन्होंने हर एक को एक टर्मिनल दे दिया ना, हर एक को एक टर्मिनल दे दिया और कहा कि जनाब ये आपका टर्मिनल है, इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे, और इसमें जो है वो बहुत ही कम जरूरत है कि आप जो है किसी दूसरे आदमी के पास जाएंगे। द ओनली पर्सन दैट यू विल टॉक विद इज योर सुपरवाइजर, ठीक है जी। तो अब बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इस चीज को पसंद नहीं किया, एंड दे एक्चुअली वेंट टू सम अदर सेक्शन ऑफ द IRS। अच्छा, IRS ने जो नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, इस सिस्टम में एक और जो फीचर है वो है मॉनिटरिंग का, जो इनके कंट्रोल सिस्टम्स का पार्ट है। मॉनिटरिंग पहले जो होती थी वो ये होती थी कि किसी सुपरवाइजर जो है वो जो इनकी अकाउंट फाइल होती थी उनको चेक करता था, लेकिन जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में जो मॉनिटरिंग है उसके 3 लेवल कर दिए उन्होंने, ठीक है। ये जो 3 लेवल उन्होंने किए हैं उसमें एम्प्लॉइज को और सुपरवाइजर्स को जो बेसिक कंसर्न है, एम्प्लॉइज का कंसर्न जो है वो ये है कि जनाब कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो मॉनिटरिंग है ये परफॉर्मेंस के साथ कैसे रिलेट करेंगे। सुपरवाइजर का कंसर्न जो है वो ये है कि जी हमारा काम जो है वो सिर्फ ये रह गया है कि हम एक वॉच डॉग बन गए। ओके, अच्छा, तो अब उसमें सिलसिला जो है वो ये है कि अब IRS जो है वो ये फील कर रहा है कि उन्होंने जो नया ऑटोमेटेड सिस्टम है इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, उसको सही तरह समझा नहीं है, ठीक है, कि जो एक्चुअल उसका इम्पैक्ट होना था। दूसरी चीज जो है उनको ये फील हो रही है कि भाई कि जो सिस्टम है ये एज इट इज जो है वो शायद नहीं चल सकेगा। तो उनके पास जो है वो अब 3 ऑप्शन है, ठीक है, जो कि अभी हम आगे चल के जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर जो है वो केस का ओवरऑल बैकग्राउंड है, ठीक है, कि ये केस बात कर रहा है। अब हम जो है वो चलते हैं इसको पहली स्लाइड से लेके, ठीक है। तो पहली स्लाइड में ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ये बेसिकली जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अब ये क्या हो रहा है और जो है वो ये है कि अब IRS के सामने जो है वो प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड जो बात कर रही है वो बात कर रही है IRS की ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो रेवेन्यू कलेक्शन का, ये हमने पहले ही बताया था। अब इनका 1988 में जो बजट है वो $5 बिलियन है, ठीक है। ये 1988 की बात हो रही है। 1988 में 5 बिलियन और 2020 में अंदाजा लगा लें कि इनका जो बजट जो है वो क्या होगा, राइट। ऑफ कोर्स इनका बजट इसलिए ज्यादा है कि दे आर द रेवेन्यू इंजन फॉर द US गवर्नमेंट। अगर IRS सही काम नहीं करेगी तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि US गवर्नमेंट के पास जो है वो पैसा ही नहीं होगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो काम क्या खाक करेगी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का हमेशा एक सेंट्रल रोल रहा है IRS ऑपरेशन में, तो मैंने पहले भी आपको हाईलाइट किया, ठीक है। एट द सेम टाइम IRS चाहता है कि IRS को एक ऐसी जगह बनाया जाए कि जहाँ पे लोग काम करना पसंद करें। तो ये मतलब समझ लें कि एक बिल्कुल ही ऑटोक्रेटिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि इनके पास जो है वो एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है। ये आपके सामने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इनका अपना एक सेंट्रल ऑफिस था वाशिंगटन DC में, और इसके बाद इनके जो है वो 63 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थे। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर जो है वो 6 डिवीजन जो है वो काम करते थे, और कलेक्शन जो था वो बुनियादी तौर पर एक डिपार्टमेंट था, इसमें एक डिवीजन था, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का। IDRS की हमने बात की है, इंटीग्रेटेड डेटा रिट्राइवल सिस्टम। इसका फंक्शन जो था वो ये था कि जब जो टैक्स पेयर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता था, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी होती थी उसमें प्रॉब्लम जो एक वो ये थी कि टैक्स पेयर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने IDRS में जो है वो आप डाल देते थे, ठीक है। अब उस इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट होना या ना होना इसके बारे में कुछ पता नहीं होता था, ठीक है। इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे कि इसमें क्या और इश्यूज। अब आप ये देख सकते हैं कि जब ACS जो है वो आया है, तो ACS ने उनका जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन था उसको सिग्निफिकेंटली जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है।
कंट्रोल ऑफिस फंक्शन, जिसको हम कॉफ के नाम से यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। कॉफ में जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम जो था वो ये था कि जी कि आपके पास जो केसेस आ रहे होते थे, ठीक है, और उन पर जब आप वर्क करते थे तो होता है वो ये रहा था कि जनाब कि क्योंकि पेपर बेस्ड सिस्टम था, तो पेपर बेस्ड सिस्टम की वजह से आपकी स्पीड जो थी वो स्लो थी, और स्पीड स्लो होने की वजह से जो है वो ये हो ही रहा था कि जनाब कि आपके पास जो नंबर ऑफ केसेस जिनके ऊपर आप काम कर रहे थे वो समझ लेंगे जनाब के जैसे अब 2020 आ गया, लेकिन अभी तक जो है वो आप 2016 के केसेस पे काम कर रहे हैं, तो पेंडिंग वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अच्छा, अब कलेक्शन ऑफिस फंक्शन की हम बात कर लेते हैं कि जो कि मेन हमारा कंसर्न है कि जिसको हमने ऑटोमेट किया है। तो कलेक्शन ऑफिस फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ओल्ड सिस्टम था उसमें हमारे पास 6 फंक्शन थे ऑफ के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो हमारा प्रोसेस रिव्यू यूनिट था वो बुनियादी तौर पर उसका काम जो था वो ये था कि जब केसेस हमारे पास आते थे तो सबसे पहले उनको प्रोसेस रिव्यू यूनिट हैंडल करता था, ठीक है। सर्विस सेंटर बुनियादी तौर पर ये वो जगह थी कि जहाँ पे टैक्स पेयर अपना टैक्स फाइल करता था, ठीक है। तो आपने जो है फॉर एग्जाम्पल मैनुअली फाइल किया है, जो भी आपने काम किया है, देन योर टैक्स रिटर्न विल गो टू अ सर्विस सेंटर ऑफ द IRS। इसके बाद जो आउटगोइंग कॉल यूनिट था उसका फंक्शन जो था वो ये होता था कि जब इनके पास जो है वो केस फाइल आती थी कि जिससे उनको टैक्स कलेक्ट करना है, और अगर इनके पास उस टैक्स पेयर का टेलीफोन नंबर मौजूद है तो आउटगोइंग कॉल यूनिट जो था वो कॉल करता था उस फोन नंबर पे, मतलब उनसे टैक्स पेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, ठीक है। इसके बाद जो ऑफिस फील्ड यूनिट था उसमें होते थे जनाब रेवेन्यू रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इन रेवेन्यू रिप्रेजेंटेटिव्स का काम जो था वो ये था कि जनाब के इनके पास जो है वो केस फाइल जो है वो दी जाती थी, डिपेंडेंट ऑन के वो जो केस है उस केस में जो टैक्स आपने कलेक्ट करना है उसका डॉलर अमाउंट क्या है, ठीक है। हर केस को सिमिलर इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, जिस केस का डॉलर अमाउंट जो है ज़्यादा है यानी कि टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जो है वो किसी और पार्टी के पास जाता था, इन्होंने हायरार्की बनाई हुई थी, और जिसका डॉलर अमाउंट कम होता था वो दूसरे सेट ऑफ वर्कर्स के पास जाता था। इन्होंने अपने जो ओल्डर फंक्शन में भी प्रायोरिटी लेवल जो था वो इन्होंने बनाया हुआ था। ये अलग बात है कि वो जो प्रायोरिटी लेवल को जो हैंडल कर रहे थे वो हैंडल कर रहे थे मैनुअली, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जनाब कि इनकमिंग कॉल यूनिट। अब होता है कि जनाब कि जब आपके पास केस आया तो अब आपने जो है पहला काम जो है वो ये किया कि उनको जो है लेटर इशू कर दिया, ठीक है। जब आपने लेटर आपने उस वक्त इशू किया फॉर एग्जांपल कि जब आपके पास जो है वो उनका टेलीफोन नंबर जो है वो नहीं है, ठीक है। लेटर इशू किया तो अब जब लेटर उनके पास पहुंचेगा तो जाहिर है कि वो फिर अब आपको कॉल करेंगे कि भाई आपने उनको लेटर भेजा है, इसका हमने क्या करना है। तो इनकमिंग कॉल यूनिट का काम जो था वो ये था कि लेटर्स जो कम्युनिकेशन जनरेट करते थे, ठीक है, टैक्स पेयर की तरफ से, उसको वो हैंडल करता था। अच्छा, वो लोग के जो कि लेटर मिलने के बावजूद भी कॉल नहीं करते, ठीक है, उनकी ख्वाहिश जो है वही होती है कि जनाब कि हम इन पर्सन जाके बात करें, तो उसके लिए हमारा वॉक इन यूनिट था जो डील करता था उन लोगों से जो कि जनाब बजाय टेलीफोन कॉल करने के बकलम खुद तशरीफ ले आते थे, ठीक है। रिसर्च यूनिट जो था उसका काम जो था वो ये था कि ऐसे केसेस के जो कि डिफिकल्ट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है या कॉम्प्लेक्स टैक्स मैटर्स हैं कि जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के तमाम डिफिकल्ट केसेस जो थे वो रिसर्च यूनिट जो है वो हैंडल किया करता था। तो ये अब इन कॉफ के 6 फंक्शन हैं वो हमें समझ में आ गया कि कॉफ के 6 फंक्शन जैसे क्या थे, ठीक है। और जो मेजर जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिस्टेड है कि कॉफ वॉज एन ऑपरेशन दैट वॉज इनंडेटेड विद पेपर, टू मच पेपर, ठीक है। पेपर के साथ जनाब इकट्ठा हो रहा था। होता यह था कि जनाब के जब भी कभी कोई केस जो है वो आता था, ये क्या करते थे कि जी कि उसकी एक फाइल बना देते थे और इसके बाद जो है वो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते थे। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है या बिजनेस है, हर केस की फाइल बनती थी और उसके बाद जो है वो इन्होंने जो इनके जो अंदर जो जिनका ऑफिस बना हुआ था उसमें जो है उन्होंने ट्रेस बना दी थी। ट्रेस के अंदर जाके जो है वो केस की फाइल जो है वो रख दी जाती थी कैटेगराइजेशन करके, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद जो है वर्क स्टार्ट होता था। अब वर्क जो स्टार्ट होता था उसमें जो है ये होता था कि जी कि आपकी जो फाइल जो है चली है, जो सबसे पहले जो सबके पास गई है, ठीक है। अब उसने जो है वो जाहिर है कि उसको फिर उसने आगे पीछे उसने घुमाना शुरू किया,
ठीक है, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन करो, फ़ोन नंबर नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल उसको जो है वो लेटर इशू करो। इनकी जो रिक्वायरमेंट थी IRS की, ओल्डर फॉर्म जो उनका स्कॉफ था, उसमें वो ये थी कि देखिए आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे कस्टमर के साथ, ठीक है, उस कम्युनिकेशन की एक कॉपी, हार्ड कॉपी जो है वो आप अटैच करेंगे केस फाइल के साथ। अब केस फाइल के साथ जब हार्ड, हाँ समरी लिखनी होती थी ना? समरी लिखे हैं नहीं, मिसाल के तौर पर अगर आपने फ़ोन किया है तो फ़ोन पे जो कन्वर्सेशन हुई है उसकी समरी लिखें, लेटर इशू किया है उस लेटर की कॉपी लगाएं, ठीक है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइल जो है वो आगे सुपरवाइजर को फॉरवर्ड किया है, किसी और बंदे को फॉरवर्ड किया कि भाई तुम इसके बारे में मुझे बताओ कि इसका केस कैसे हैंडल किया जाएगा, तो वो भी अपने कमेंट जो है वो एक पेपर शीट में लगा के जो है वो उसके साथ लगाएगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी फाइल हो तो जाती है हाँ, तो उसमें जो है वो जो फाइल जब क्लोज होती थी या फाइनल डिसीजन होता था, तो उन्होंने बताया है कि जो फाइल की जो थिकनेस होती थी, इट 1 इंच। इन जनरल इट वाज मोर देन 1 इंच। अब मोर देन 1 इंच फॉर वन फाइल, तो अब हम अंदाजा कर सकते हैं कि IRS जो है वो पेपर का कितना बड़ा कब्रिस्तान था। और इसमें प्रॉब्लम जो थी वो ये और ये होती थी कि जनाब के केस फाइल जो है फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरे शख्स को भेजी उसके कमेंट्स के लिए, ठीक है, इनकमिंग कॉल यूनिट में कॉल आई, उसने कहा कि भाई कि आपने मुझे जो है वो खत लिखा था तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अब इनकमिंग कॉल यूनिट जो है वो उसको कस्टमर से बात करने के लिए केस फाइल चाहिए। अब वो केस फाइल जो है वो तलाश करने में जो है वो उनको बाद औक़ात जो है पूरा पूरा दिन लग जाता था, केस फाइल नहीं मिलती थी। 3 दिन लगते थे। हाँ, तो मतलब अब उसमें जो है वो कस्टमर को फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि आपके पास जो है 10 दिन है अपने टैक्स पे करने के लिए। अब कस्टमर जो है वो उसको IRS के साथ जो उसका एक्सपीरियंस था उसे पता है कि इनको मेरी फाइल मिलते मिलते ही जो है ठीक ठाक टाइम लग जाएगा, लग जाएगा। तो उसे पता था कि जी कि ये कह तो 10 दिन रहे हैं लेकिन मेरे पास 2 से 3 महीने हैं टैक्स पे करने के लिए। यस सर। तो सब एवरीथिंग वाज आउट ऑफ सिंक, ठीक है ना, एवरीथिंग वाज आउट ऑफ सिंक। तो अब यहाँ पे हम वही जो स्लाइड पे बात की गई है, ठीक है, कि एक तो उनका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जी कि इन्वेंट्री बढ़ती जा रही थी, ठीक है, पेपर लैडन सिस्टम था, फॉलो अप में एफिशिएंसी जो थी वो रिड्यूस हो रही थी, ठीक है, बड़ा ही अनस्ट्रक्चर्ड किस्म का जो है उनका जो है वो ऑपरेशन जो है चल रहा था। और इनको इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत जो इसलिए थी कि क्योंकि दैट वाज द कलेक्शन फंक्शन, ठीक है, अगर ये कलेक्शन फंक्शन सही काम नहीं करेगा तो वही वाली बात है कि ज्यादातर जो उनका रेवेन्यू है वो तो यहाँ से आ रहा है, वॉलंटरली जो है वो टैक्स पे करने वाले तो कम ही लोग होते हैं ना। अच्छा जी, अब इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कॉफ के अंदर कंट्रोल सिस्टम का मतलब जो है वो ये कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा चल रहा है, प्रोसेस कैसा चल रहा है। अब if you look at the first bullet, okay, so at the level of office performance, off supervisor would track trace of accounts by cycle. साइकिल बुनियादी तौर पर जो है वो नॉर्मली 1 वीक होता था। वो क्या करते थे कि वीकली बेसिस पे जो है वो जाके आपकी ट्रेस को चेक किया करते थे कि आप जो है वो जो काम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, ठीक है, कोई केसेस के ऊपर जो है वो आपकी कोई प्रोग्रेस है या नहीं है, ठीक है, केस कब आया, क्या प्रोग्रेस की गई है, सो ऑन। बट दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल वाज स्पोरेडिक। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, कभी तो आप कर रहे हैं, कभी आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कभी सही हो रहा है, कभी सही नहीं हो रहा नहीं। तो ये अब इससे थोड़ा सा आप फील गेन करें कि जो आपका जो वर्क कल्चर है ना वो किस तरह का है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी ट्रांजिशन टू दी ACS, ठीक है, बहुत सारा जो COF का स्टाफ था वो ACS नहीं गया, ठीक है, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो ACS नहीं गए, ठीक है। तो ये जाहिर है कि उनके लिए जो है वो एक वर्क फोर्स गैप क्रिएट हो गया कि भाई अब हम जो है वो ACS में जो है वो कौन से लोगों को लेकर आए। तो जैसा कि आपने उसमें नोट किया होगा वीडियो लेक्चर में भी कि उन्हें मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स जो थी वो उन्हें IRS के बाहर से यस लेनी पड़ी। तो दैट वाज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर दैम। अच्छा, अब ACS सिस्टम की टेक्नोलॉजी पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ACS सिस्टम में बेसिकली यू हैड 3 सिस्टम। पहला जो सिस्टम था वो था जनाब आपका IDRS, जो पहले भी मौजूद था, अभी भी मौजूद है, ठीक है, ये आपके टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक इन्होंने IBM का मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया कि जिसमें एक डाटाबेस था ACS अकाउंट्स का,
ठीक है। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि IDRS जो है ना, IDRS जो है वो टैक्स पेयर की जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। ये जो IBM का जो सिस्टम है ना, IBM का सिस्टम जो है इट्स अ डेटाबेस ऑफ ACS केसेस, ACS अकाउंट। मतलब ये वो लोग हैं कि जिनसे आपने मतलब अपना अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो लोग कि जो कि टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने मतलब टैक्स प्रॉपर्ली पे कर रहे हैं ना, वो हमारे रेडार में नहीं है, इस डेटाबेस में वो लोग शामिल नहीं है। इस डेटाबेस में से वो लोग शामिल हैं कि जिनसे हमने अब टैक्स कलेक्ट करना है, जिन्होंने टैक्स दिया नहीं है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes. इसके बाद जो है वो तीसरा जो था sir. वो था जनाब ऑटोमेटिक कॉल डायलर, ठीक है। कि ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड कॉलिंग सिस्टम था कि आपने जो है वो जब सिस्टम के अंदर जो है वो ऑटोमेट कर दिया चीज़ों को। तो मिसाल के तौर पर जो है वो अब जब आपका पास जो ACS का में जो भी वर्कर है, जब वो टर्मिनल पर आके बैठेगा, तो अब ये जो डायलिंग है और बाकी तमाम चीज़ें हैं ना, ये ऑटोमेटेड हो जाएंगी। केस जो उसके सामने आया, अब उसने जो है वो अगर डिसाइड किया कि जनाब कि मुझे जो है वो इस टैक्स पेयर को कॉल करने की ज़रूरत है, उसने जो है सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नंबर जो है डायल कर देगा उसको। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि जनाब कि वो केस की फाइल उठा के जो है वो टेलीफोन पे जाए और उसके बाद टेलीफोन नंबर जो है वो खुद डायल करे और उसके बाद वहीं बैठ कर जो है उससे बात करे और वो सारे कमेंट्स दें। द होल थिंग वाज एक्चुअली ऑटोमेटेड। और उसमें एक और फ़ायदा जो था उनका वो ये था कि वो जो जो टेलीफोन कॉल्स हैं, उन टेलीफोन कॉल्स को, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो उसको आप सुन भी सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सिस्टम की तरह काम कर रहा है कि आपने जो है वो टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है वो आपने अब टैक्स पेयर का जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो आपने इंसर्ट किया और उसका जो केस है वो आपके सामने आ गया। अब उसमें जो है वो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने एक्शन क्या लेना है। मिसाल के तौर पर जो है वो आपने जो है उसको कॉल करनी है, या अगर कॉल नहीं करनी है तो कोई और एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो एक्शन आपने जो है उसमें नोट किया। अब जैसे आप वो एक्शन नोट करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि अब नेक्स्ट जो है वो किस शख्स को उसके ऊपर काम करना है। तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस केस को जो है वो उस शख्स के टर्मिनल पे जो है ट्रांसफर कर देगा। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि यहाँ पे उन्होंने जो है वो एक 3 टियर प्रायोरिटी सिस्टम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इस चीज़ को हैंडल करता था कि किस वर्कर की स्क्रीन पर कौन सा केस जो है वो अपेयर होना चाहिए, ठीक। तो सिस्टम जो है वो काफ़ी जो है वो सिंप्लीफाइड जो है हो गया। अब जो ACS सिस्टम है उसमें इन्होंने जो पहला जो कॉफ था, कॉफ में इनके पास कितने फंक्शन थे? 6, जी सर। ठीक है। 6. यहाँ पे उन्होंने कर दिए 3। तीन कर दिए थे। पहला फंक्शन 3. जो था वो था आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। दूसरा था आपका इन्वेस्टिगेशन और तीसरा था आपका रिसर्च का, ठीक है। अच्छा, रिसर्च आपका जो है, अब कॉन्टैक्ट फंक्शन में क्या है? कॉन्टैक्ट फंक्शन में यू हैव वर्कर्स सिटिंग ऑन कंप्यूटर टर्मिनल, ठीक है। उनके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी केसेस जो है वो ऑटोमेटिकली उनके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन फंक्शन जो है, ठीक है, इसका काम वैसा ही है कि जैसा कि प्रोसेस रिव्यू यूनिट का होता था, ठीक है, कि केस फाइल जो है वो पहले इनके पास आएगी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये उसको प्रोसेस करेंगे। रिसर्च फंक्शन जो है, रिसर्च फंक्शन क्या करता था? ये डिफिकल्ट केसेस को हैंडल करता था और इसके अलावा जो है वो जो इनकमिंग कॉल्स थी उनको भी ये लोग हैंडल करते थे। yes, तो इनको जो है 2 काम दे दिए थे बेचारे गरीब लोग। अच्छा, इसके बाद जनाब अब हम ये देख सकते हैं कि ACS में हमारे पास जो सिस्टम है ना वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड हो गया, बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपके पास जो दिखाया कि जी उन्होंने जो है बड़े ब्राइट और स्पेशियस जो है वो कमरे बना दिए उनके लिए, ठीक है, डेस्क बना दिए, कंप्यूटर्स दे दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जी आप अपने टर्मिनल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप जो है मतलब आपका चिट चैट करने का दिल चाह रहा है, ठीक है ना, कि इससे बात कर लूँ उससे बात कर लूँ। तो सिस्टम जो है वो उस कहता है कि ठीक है आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। पहले जो है वो ये होता था कि जी कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल ये जो IDRS की जो बात की हुई है, IDRS का जो है वो एक टर्मिनल बना हुआ था। तो आपके पास केस फाइल आई पेपर वाली, आप उठे, आप IDRS टर्मिनल पे गए, वहाँ पे जो है जाके आपने जो है उसकी इन्फॉर्मेशन फैच की, ठीक है, फिर दोबारा जो है अपने टेबल पर आया। तो देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ मूवमेंट
इन द ऑफिस, और वो एक पूरा बड़ा सा रूम था जैसा कि आपने पहले नोट किया। अब यहाँ पे जो है वो जनाब क्यूबिकल बना दिया है, क्यूबिकल बना के जो है वो कंप्यूटर रख दिया, और हर बंदे को कहा कि जी बस अपने कंप्यूटर बैठो, तुम्हें जो है वो आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमको कोई बातचीत करनी है तो मतलब अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है अपने सुपरवाइजर से बात करो, सुपरवाइजर तुम्हें बताएगा कि काम क्या करना है। तो वो एक हाईली सोशलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट से एक हाईली नॉन सोशल वर्क एनवायरनमेंट में ये आ गए। अच्छा जी, अब अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो जाहिर है कि हमने पहले कहा था कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल था वो बड़ा ही स्पोरेडिक था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको हमने रिवाइज करना है, ठीक है जी, बिल्कुल रिवाइज कर देते हैं। फॉलोअप केस का जो सिलसिला था वो अप्रूव हो गया, रिस्पॉन्स टाइम अप्रूव हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम में जब हम आते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में इन्होंने जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, उस मॉनिटरिंग को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने इन्हेंस कर दी, ठीक है। अब कितनी तरह के जो है वो इन्होंने मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस की है, 3 तरह की। एक इन्होंने कर दिया है कंप्यूटर मॉनिटरिंग, जो कि बुनियादी तौर पर मशीन मॉनिटरिंग है। कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है कि जनाब आप कितनी कॉल्स कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने केसेस आप हैंडल कर रहे हैं। ये मशीन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो मुझे वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरी जो मॉनिटरिंग है वो टेलीफोन मॉनिटरिंग है। सुपरवाइजर जो है मेरी कॉल सुन रहा है, जिसमें मैं कॉल में कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम जो एक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि IRS ने उन तमाम टेलीफोन्स को कि जिनको सुपरवाइजर मॉनिटर करता था उनको क्लियरली मार्क किया हुआ था। तो जो भी शख्स टर्मिनल बैठा हुआ है, ठीक है, उसे फॉर एग्जाम्पल पता है कि जनाब के अगर मेरा टेलीफोन अगर मॉनिटर होगा तो मेरे टेलीफोन के ऊपर मार्क लगा हुआ होगा कि जनाब दिस टेलीफोन विल बी मॉनिटर्ड। तो उनके लिए ये कोई मतलब सरप्राइज नहीं था, या मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जी मुझे पता ही नहीं कि मेरी कॉल कोई सुन रहा है या सुन रहा। जो टेलीफोन्स मॉनिटर होते हैं उन टेलीफोन के ऊपर क्लियरली मार्क होता था कि दीज टेलीफोन कैन बी मार्क, तो देयर वाज नो सरप्राइज, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज थी वो थी जनाब पीस रिव्यू। पीस रिव्यू का मतलब क्या था जनाब कि सुपरवाइजर जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो उनके जो टर्मिनल्स थे उनको मॉनिटर करेंगे या हार्ड कॉपी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो आपको हमने दिए थे। और उस इस रिव्यू का जो बेसिक पर्पस होता था वो ये 5 पॉइंट होते थे कि जो कि आपके सामने जो है वो फ्लैश्ड है, ठीक है जी। और ये जो टीच रिव्यू के जो रिजल्ट्स होते थे ये आप जो है वो कम्युनिकेट करते थे एम्प्लॉय को, ठीक है। 2 तरीके होते थे, या तो फेस टू फेस आप बात करते थे या फिर उसका जो ड्रॉप बॉक्स होता था उस ड्रॉप बॉक्स में उसको डाल देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो एक डिस्टिंग्विशेबल फीचर है बिटवीन और द क्या लगे एक बिल्कुल डिफरेंशिएटिंग फीचर है ऑफ ACS एंड COF, वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, COF में जो है वो मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ पर फिर उसी लिहाज से जो है फिर परफॉर्मेंस का लेवल भी था कि परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब अगर हम सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज़ के रिएक्शन के बारे में बात करें, ठीक है, तो सुपरवाइजर्स का जो एक रिएक्शन था वो ये था, वो कहता था कि यार हमें जो है तुमने वॉच डॉग बना दिया, तुम्हारा काम जो है वो ये रह गया कि लोगों को जो है बस मॉनिटर करते रहे, ठीक है। मतलब मेजर पोर्शन ऑफ आवर टाइम गोज टू मॉनिटरिंग। और उसमें जो है वो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ये था कि जनाब कि ये जो मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं इस मॉनिटरिंग का पर्पस क्या है, ठीक है। और यही वो चीज़ थी कि जो कि एम्प्लॉयज़ भी कह रहे थे। एम्प्लॉयज कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हमारे आपने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी हमारी, ठीक है, तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमें ये तो बताएं, हमें ये समझाने की कोशिश करें कि इस मॉनिटरिंग का हमारी परफॉर्मेंस के साथ लिंक कैसे होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि यार कि जो टेलीफोन मॉनिटरिंग है ना ये तो हमें समझ में नहीं आती कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो जो कंप्यूटर मॉनिटरिंग है, कंप्यूटर मॉनिटरिंग से आप कैसे पता चलाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है। सो द मेजर पॉइंट फ्रॉम एम्प्लॉयज वॉज दैट के पहली चीज जो है वो ये है कि आपने हमको आइसोलेट कर दिया है, हम अलग अलग डब्बों में बैठे हुए हैं, नंबर 1। तो ये चीज हमें जो है जरा मतलब we don't like this. और नंबर 2 is that whatever monitoring you are doing, how this monitoring is linked to our performance evaluation and eventually performance appraisal. अच्छा, अब जी कंक्लूजन इसका जो है वो ये है कि ऑफ कोर्स जो IRS है, IRS जो है वो कमिटेड है कि उसने जो है वो टेक्नोलॉजी को जो है वो उसने इस्तेमाल करना है, सिस्टम्स को ऑटोमेट करना है, ठीक है।
ताकि जो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। एट द सेम टाइम दे वांट IRS टू बी अ गुड वर्क प्लेस। ठीक है। अच्छा, अब इनके पास जो है, अब ये जो भी सिलसिला चल रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जनाब कि हमें जो है वो चेंजेस करने हैं। वी कैन नॉट कंटिन्यू द सेम वे दैट वी आर डूइंग। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस, पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि जनाब कि आप जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्ट्रक्चर कर दें, सेमी ऑटोनोमस टीम्स बना दें। सेमी ऑटोनोमस टीम्स का मतलब जो है वो ये है कि ये वो टीम्स होंगी कि जो कि केस को हैंडल तो करेंगी, लेकिन केस को फाइनलाइज अपने लेवल पे नहीं कर सकेंगी। दे विल नीड हेल्प फ्रॉम द सुपरवाइजर्स एंड अदर पीपल। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि भाई कि आप जो है वो जो अपने ACS के जो एम्प्लॉइज हैं उनको रीट्रेन करें, क्योंकि एम्प्लॉइज का एक कंसर्न ये भी था कि भाई कि हम तो केस का एक पर्टिकुलर पोर्शन हैंडल करते हैं, हमें तो उसकी पोर्शन के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि केस के अंदर हो क्या रहा है। तो बेसिकली जो है वो अगर हमने 100 केसेस भी अगर हमने हैंडल किए हैं तो हमें जो है वो केस के बारे में कुछ पता नहीं है, माँ से भाई ये कि जनाब कि उसके किसी एक आध फीचर के बारे में जो कि हमने हैंडल किया। तो सही। उन्होंने कहा कि भाई कि चलो ठीक है, हम इनको जो है वो रीट्रेन करते हैं कि ताकि इनकी जो क्या कहना चाहिए कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको जो है वो एनहेंस किया जा सके, ताकि इनको भी फील हो कि भाई हाँ हमने IRS में काम किया है तो हमें पता है कि केस हैंडल कैसे होता है, केस फाइनलाइज कैसे होता है। और जो थर्ड और फाइनल ऑप्शन जो था वो ये था कि आपने जो काम, जब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वो आप उसी तरह से आप काम करें, लेकिन सिस्टम को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है ना उस तरीक़ाकार को चेंज कर दें, उनकी जो मॉनिटरिंग है उस मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार को जो है वो आप चेंज कर दें। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपके पास, और ये वो 3 ऑप्शन है कि जिसके ऊपर जो है वो बाद में जो है वो हम आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और उसमें जो है फिर आपको अपने जो कमेंट्स हैं या जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग देने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद की अब जो स्लाइड्स है ना, ये बेसिकली जो है ये एक तरह से थोड़ा सा ओवरलैप है। साइनॉप्सिस क्या है ये हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो ACS का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इट इज प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल चेंज इन बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज है IT का। ठीक है जी, और ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट में जो है बड़े ड्रामेटिक चेंजेस जो है वो आए हैं। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये एक री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट तो है। ठीक है, क्योंकि आपने जो प्रोसेस है उसमें अंदर फंडामेंटल चेंजेस आप लेकर आए हैं, लेकिन IRS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक री इंजीनियरिंग। तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि री इंजीनियरिंग में हमने जब पहले डिस्कशन किए थे उसमें आपको याद होगा और आपको याद रखना चाहिए कि री इंजीनियरिंग एफर्ट का जो फोकस होता है वो होता है प्रोसेस। ठीक है, कि अपने प्रोसेस को कितना चेंज करना है, रेडिकल चेंज लाना होता है। लेकिन ये जो ACS प्रोजेक्ट है, ACS प्रोजेक्ट जो है इट इज अ री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। उसकी रीजन जो है वो ये है कि ये प्रोसेस में एक रेडिकल चेंज जो है वो लेकर आए हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मजे की बात जो है वो ये है कि इस री इंजीनियरिंग एफर्ट में जो IRS था, IRS का फोकस जो था वो प्रोसेस रीडिजाइन नहीं था। IRS का फोकस जो था वो ये था कि उन्होंने एक नया सिस्टम लेके आना था। अच्छा, नया सिस्टम उन्हें क्यों लेकर आना था? नया सिस्टम उनको इसलिए लेकर आना था बिकॉज जो मैंने पहले आपको बैकग्राउंड में मैंने बताया कि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि इसका जो एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर है IRS का, ठीक है, वो आउटडेटेड हो चुका है और उन्होंने इस पूरे के पूरे IT इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है, एक नया सिस्टम लेकर आना है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे IRS के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करें, ठीक है, दे वांटेड अ बेस प्रोजेक्ट, ठीक है, अ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर पहले काम करें, वहां पे नया सिस्टम लेकर आए और उस नए सिस्टम की सक्सेस को बेस बनाते हुए जो है वो फिर मजीद फंड्स जो है वो हासिल करें मजीद कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसा कि आप आगे चल के आप नोट करेंगे कि IRS के जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती थी, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होता था, और वो जो ऑडिट रिपोर्ट होती थी वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जब फ्यूचर में आप कैपिटल प्रोजेक्ट्स को प्रपोज करते थे तो उस ऑडिट रिपोर्ट को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि जनाब के जो पहला आपका जो कैपिटल प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो सक्सेसफुल था या नहीं था। तो यहाँ पे IRS का जो एक फोकस था वो ये था that they wanted this project to be successful,
क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, तो होगा ये कि जनाब की वो जो ऑडिट रिपोर्ट है, उस ऑडिट रिपोर्ट में ये बात मेंशन कर दी जाएगी कि जनाब के इट वाज नॉट अ सक्सेस। सो इफ द ऑडिट रिपोर्ट सेज दैट इट वाज नॉट अ सक्सेस, तो बाद में जो है वो अगर आईआरएस की टॉप मैनेजमेंट चाहे कि जनाब वो मजीद कैपिटल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करे ताकि आईआरएस को जो है वो कम्प्लीटली एक नए ऑटोमेटेड सिस्टम पे लाया जा सके, तो वो उनके लिए जो है बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। So that's why they did not pay much attention on the process. Rather, they paid much attention on introducing the new system and making the new system a success. इसीलिए जो है वो तो वो बात हो रही है ना कि जनाब आपके वो चीजें फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कह रहे हैं अच्छा भाई लोगों को बचाओ तुम्हें पसंद नहीं है तो बताओ इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन मेक यू हैप्पी. So because if you become happy, then the performance will increase further and we can show that this project was a success. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर. हाँ, Yes, ये चीज प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो था इट वाज अ री-इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, इट वाज सक्सेसफुल बोथ इन इकोनॉमिक एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस टर्म्स. हाउएवर द फोकस ऑफ द आईआरएस वाज नॉट द प्रोसेस जो कि री-इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में होता है. इनका जो फोकस था वो ज्यादातर पर जो था सिस्टम था, और सिस्टम पर उनका फोकस क्यों था उसका मैंने आपको कंप्लीट बैकग्राउंड जो है मैंने बता दिया, ठीक है. यस. अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लेसन जो है वो ये लर्न कर रहे हैं कि आप जब एक मेजर प्रोसेस को रीडिजाइन करने के लिए जाते हैं या कह लें कि आप री इंजीनियरिंग एफर्ट के लिए आप जाते हैं या आप एक यूँ समझ लें कि एक बड़े आईटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जाते हैं. रिमेंबर एसीएस जो है, एसीएस इज बेसिकली a subsystem of the bigger system that the IRS wants to implement. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इट इज अगर री इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट होता है तो री इंजीनियरिंग में हम तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली एंटिसिपेट नहीं कर सकते. सो वी मस्ट कीप आवर सेल्फ रेडी फॉर सम अनसर्टेन इवेंट्स दैट मे कम अप. ठीक है, तमाम की तमाम चीजें जो है उनका पता करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. और नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर आप इसको एक बिगर आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हम ये कहें कि ये जो एसीएस था, एसीएस वाज बेसिकली अ प्रोटोटाइप और बेसिकली अ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द फुल स्केल प्रोजेक्ट, देन वंस अगेन we cannot anticipate all the factors that the bigger system would need. ठीक है, तो नंबर 1, we cannot anticipate all the problems and the issues, ठीक है, that would come up in the process redesign. And number 2, we cannot determine all the factors that would be needed in an IT system, even if we are going for a pilot project. ठीक है जी, good enough. So let's move on. टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा. वो तो आपने वीडियो में बता दिया था. हाँ, वीडियो में बता दिए थे, ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कि चेंज ऑब्जेक्टिव्स की. ठीक है, डेफिनेटली आईआरएस ने ये सारा काम किया है तो उनके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे, ठीक है ना. वो एक चेंज लेकर आ रहे हैं पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे. तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है, देयर कैन बी ऑपरेशनल और फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और देयर कैन बी टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है, whether re-engineering can succeed if the primary objective is to put a new system in place. ठीक है, तो ये केस जो है ये हमें बता रहा है कि yes, re-engineering can succeed if the primary objective is to put a new system in place and not the process itself. ठीक है, however, it is not advisable. री-इंजीनियरिंग में हमेशा आपका फोकस जो है वो प्रोसेस होना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये केस जो है वो yes, it is telling us that even if our objective is to put a new system in place in our re-engineering project, you may achieve success, however it is not recommended. ठीक है, please keep this thing in mind. ठीक है जी. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि जी आईआरएस के लिए जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि नया सिस्टम जो है वो काम करे. इस चीज को मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये एक हाईली ब्यूरोक्रेटिक, हाईली स्क्रूटनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें जो पैसा जो है वो जो लग रहा है, ठीक है, वो बाकायदा जो है वो उसकी जो है वो स्क्रूटनी होती है. ठीक है, उसका बड़ा एक्सटेंसिव
एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो ऑडिट होता है। तो IRS के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो इन्होंने पूरे IRS को जो है एक न्यू ऑटोमेटेड सिस्टम पे लेकर आना है। तो ज़रूरी होगा कि जनाब इनका ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो गया। अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये अपना जो बिगर सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए फंड्स जनरेट नहीं कर सकेंगे, ये फंड हासिल नहीं कर सकेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन COF एंड ACS, ये तो है जनाब हमने बड़ी डिटेल में जो है वो हमने जो है वो बात कर ली है, ठीक है। आपने भी देख लिया है कि 6 फंक्शन से जो है वो 3 फंक्शंस पर आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो फंक्शंस थे उन फंक्शंस को भी जो है उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर दिया है। एक हाईली सोशल प्रोसेस से एक हाईली अनसोशल प्रोसेस की तरफ जो है वो मूव हो गए हैं, ठीक है। और ये इसको तो याद रखिएगा, ये थर्ड बुलेट है, ठीक है, डायलिंग फॉर डॉलर्स, ठीक है। यही जो है वो एम्प्लॉयज का कहना था ना, जो कलेक्शन ऑफिस में काम कर रहे थे, कि पीपल कॉल इट एज अ फंक्शन दैट इज डिस्क्राइब्ड एज डायलिंग फॉर डॉलर्स। मतलब हमारा काम कुछ नहीं है, हम सिर्फ जो है ना डॉलर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। इसके बाद जनाब ये टेबल जो है आपको बता रहा है कि COF और ACS में जो डिफरेंसेस हैं उनको 5 डायमेंशंस पे डिस्क्राइब किया गया है, टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोसेस वाइज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाइज, ऑफिस फैसिलिटीज वाइज एंड वर्क क्लाइमेट एंड कल्चर वाइज। एनीवेज, अच्छा जी, अब किस तरह के शख्स को जो है वो जनाब वो COF एनवायरनमेंट पसंद आएगा? चीजें सामने स्लाइड पर आ रही हैं, इसमें ऐसी कोई चीज है कि जो कि आपको समझ में ना आई हो? नो सर, आ गया समझ। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है वो ACS एज अ री-इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, इसमें भी मेरा ख्याल में ऐसी कोई चीज नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ऑल दिस थिंग्स इन अ बिग डिटेल, ठीक है जी। Whether the results achieved from the project are sufficiently radical to be called re-engineering, इसका भी जवाब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आपकी जो आपका जो वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर में भी जो है वो इसका काफी डिटेल जो है जवाब मौजूद है, ठीक है। यस सर। इसके बाद जो है जनाब आपका फ्यूचर एक्शन। अब जाहिर है कि इसमें जो है ये 3 ऑप्शन जो है मैंने आपको पहले बता दिए थे, ठीक है ना, कि ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो अब आपने जो है इसके ऊपर वर्कआउट करना है, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे जो है वो एग्जामिनेशन में जो है वो ये क्वेश्चन आ जाता है और वो हम आपसे पूछते हैं, तो फिर आपको जो है वो अपने जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स जो है वो देने होंगे कि आप इसमें से जो है फॉर एग्जाम्पल कौन सा फंक्शन जो है वो आप, या कौन सा जो समझ में आ गई है, इज दैट क्लियर? और ये की लेसन लर्न है जनाब, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि री इंजीनियरिंग सक्सेस में हमने क्या लर्न किया है, वर्क डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या लर्न किया है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या लर्न किया है, और प्रोटोटाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या लर्न किया है, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इंशाल्लाह आप भी जब कभी आगे जाएंगे, आप IT में काम करें या ना करें, लेकिन टेक्नोलॉजी से जो आपको वास्ता पड़ेगा, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन हैं, और जो कि बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन के लेसन हैं, कि जो कि आपके जहन में होने चाहिए, कि ताकि कल कलाम को कोई आपसे जो है वो आपका ओपिनियन मांगे, आपसे सजेशन ले, ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग केस रेफरेंस के साथ जो है वो आप उनको जो है अपनी सजेशन दे सकें, और अपना सीना चौड़ा कर सकें कि हाँ मैंने भी कोई काम की बात कभी बताई थी। चलें, अब हम आ जाते हैं जनाब अपने सेकंड केस के ऊपर, ठीक है। कोई अच्छा, CVS बेसिकली एक स्टोर चेन है, और फार्मेसी जो है वो उनका एक पार्ट है, ठीक है। अब केस जो है बुनियादी तौर पर ये बता रहा है कि जी कि जो इनका ये जो CVS फार्मेसी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, इनको जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन सेंस के इनके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स का डिफेक्शन रेट जो है, कस्टमर का डिफेक्शन रेट जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और अब उन्होंने जो है वो एक हाई लेवल टीम जो है वो उन्होंने बनाई है, और उसको जो है टास्क दिया है कि जनाब कि ये हमारा ये जो फार्मेसी का जो यूनिट है, इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको जो है वो आप बेसिकली एनालाइज करें और रिकमेंडेशन दें कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से जो है वो हम इम्प्रूव करें, ताकि वो जो कस्टमर डिफेक्शन रेट है उसको जो है वो हम डिक्रीज कर सकें, और अपना जो कस्टमर सर्विस लेवल है उसको हम इंक्रीज कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब CVS का मतलब क्या है, ये सामने आपने देख लिया है, कस्टमर वैल्यू स्टोर, ठीक है, बेस्ड इन मैसाचुसेट्स USA, ठीक है। अच्छा, अब बाय 2002, ठीक है, दे हैव बिकम वन ऑफ द अमेरिकाज लार्जेस्ट रिटेल ड्रग स्टोर्स, ठीक है। 4000 स्टोर है जनाब, 24.2 बिलियन
ठीक है, जिसमें से 2/3 जो है वो फार्मेसी जनरेट कर रहा है। सही। अब आपकी जो अर्निंग है उसका जो है वो अगर 2/3 जो है वो फार्मेसी जनरेट कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये एक आपका ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सो जैसा कि हमने बात की थी आईआरएस के केस में, वहाँ पे कलेक्शन ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो दे फोकस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफिस फर्स्ट, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कलेक्शन ऑफिस को जो है वो उन्होंने एज अ पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, और उनका इरादा जो था वो ये था कि वो फिर आगे पूरा जो आईआरएस है, ठीक है, उसको नए सिस्टम पे लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप सीवीएस का केस एनालाइज करें तो सीवीएस के केस में जो है वो जो फार्मेसी सर्विस है, ठीक है, फार्मेसी सर्विस जो आईटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है ये उसको रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं। इनका ये जो फार्मेसी सर्विस इंप्रूवमेंट है, इट इज नॉट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द सीवीएस इटसेल्फ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सर ये फार्मेसी सर्विस, प्रोसेस रिवैम्प की बात कर रहे हैं ना, जो प्रोसेस है पूरा, यहाँ पर हम प्रोसेस रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली सिस्टम को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे, जो कि एसीएस के केस में हुआ था। एसीएस का केस जो है वो भी रीइंजीनियरिंग था, फार्मेसी का केस भी रीइंजीनियरिंग है, लेकिन फार्मेसी का जो केस है इसमें प्रोसेस फोकस है। एसीएस के केस में रीइंजीनियरिंग एफर्ट थी लेकिन प्रोसेस फोकस नहीं था, सिस्टम फोकस था, ठीक है जी। ये प्लीज ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है, कि दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा अब ये जो फार्मेसी सर्विस इनिशिएटिव है जिसको पीएसआई के नाम से वो कहा जा रहा है, ठीक है ना, इनको टास्क दिया गया है कि जनाब कि आप सिस्टम को एनालाइज करें और हमें बताएं कि जनाब के प्रॉब्लम जो है वो क्या आ रही हैं, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताएं कि हमने इस प्रोसेस को जो है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैनी सीवीएस कस्टमर्स टुक देयर बिजनेसेस एल्सवेयर ईच ईयर, तो कस्टमर डिफेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 29.5 मिलियन फार्मेसी मेंबर्स थे एट द स्टार्ट ऑफ 2000, ठीक है। 7.2 मिलियन जो है जा चुके हैं। 24.4% कस्टमर जो है वो आपको एक साल के अंदर अंदर छोड़ के चले गए, ठीक है। तो लाजमी सी बात है कि इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है, वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि 25% कस्टमर जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली दैट मेक सेंस, लेकिन यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपके जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को जो है वो उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लाइट यूजर्स एंड हैवी यूजर्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो हर यूजर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, हैवी यूजर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा प्रेस्क्रिप्शन लेकर आता है, ठीक है। एक आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपने, क्योंकि मैंने शायद आपको उसमें वीडियो लेक्चर में दिया है कि आपने जो है कैलकुलेशन करनी है कि हाउ मैनी लाइट यूजर्स आर देयर एंड हाउ मैनी हैवी यूजर्स आर देयर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो लाइट यूजर्स कितना छोड़ के जा रहे हैं, हैवी यूजर्स कितना छोड़ के जा रहे हैं, और इन दोनों का यानी कि लाइट यूजर अगर जाता है तो उसका सीवीएस फार्मेसी की बॉटम लाइन पर क्या इम्पैक्ट आता है, और हैवी यूजर के छोड़ के जाने से आपकी जो बॉटम लाइन है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। दैट इज योर असाइनमेंट है जी, ठीक है जी। और यही मैंने वीडियो लेक्चर नहीं बताया हुआ जी सर, आंटी ने बता दिया। यस सर, ठीक है। अच्छा अब ये आप देख लें, ये वो लॉन्ड्री लिस्ट है प्रॉब्लम्स की जो उन्होंने डिस्कवर किया, सही है। अच्छा लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना होता है कि ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स डिस्कवर होती है ना, ऑलवेज वी पुट दीज प्रॉब्लम्स इनटू अ फिश बोन डायग्राम। बेसिकली उसका मकसद जो है वो ये होता है कि यू वांट टू रिड्यूस योर लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ इश्यूज इनटू फ्यू मेजर इश्यूज। ग्रुप कर देते हैं ग्रुप नहीं करते उसको, जो ग्रुपिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो मकसद जो है वो ये होता है कि आप 3 या 4 मेजर कॉजेस पे पहुंच जाएं और उसके बाद उन पर काम करें। सही, ओके। ज्यादा देन ये कि जनाब कि आपके पास जो है वो आप हर प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करें, आप उसकी रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। तो जब रूट कॉज को आप सही कर देंगे तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वो लॉन्ड्री लिस्ट है कि जो कि उन्होंने 12 आइडेंटिफाई की है, ठीक है। अच्छा अब इसमें उन्होंने जो काम किया वो ये किया कि जनाब कि पहले तो ये जो ये डायग्राम देख ली थी ना आप लोगों ने, ये ठीक है ना जी सर, ये उनके यस सर देख ली थी स्टेप्स थे। अब उसमें जो है वो हम देखते हैं कि भाई के ओवरऑल
इश्यू जो है वो क्या आ रहा है? प्रोसेस काम कैसे से करता है? पहला स्टेप क्या है? ड्रॉप ऑफ। ये बंदा Drop आया और वो जो है वो आपको अपनी जो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन है वो दे के चला गया, ठीक है? वो आपने जो है, अच्छा मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन जब ड्रॉप ऑफ करके गया तो उस वक्त कोई बंदा होता था वहाँ पे या नहीं होता था? ठीक है, होता था कोई या नहीं होता था? सर नहीं होता था, नहीं नहीं होता होता था। था, एग्जैक्टली। तो सिंपली आया, उसने प्रेस्क्रिप्शन ड्रॉप की और ये जा वो चला जा। गया। नंबर 2, 1 घंटे के बाद जो है वो क्या करता था, एक टेक्नीशियन आता था, बॉक्स में से जो है वो सारी की सारी प्रेस्क्रिप्शन निकालता था, डेटा को एंटर करता था एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है? क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी उसको, ये सामने लिखी हुई है, क्या क्या चाहिए? पेशेंट डॉक्टर का इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट हाँ। इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी जो पे कर रही है, Insurance check चाहिए। कंपनी या गवर्नमेंट पे पे कर रही है, उनका जो और पैनल डी होता है, इंश्योरेंस की डिटेल्स भी चाहिए। ठीक है, बाकी prescription की बताइए details ये और DUR भी। सारे पैसे आप खुद ही देते थे। जी सर। आपकी Yes. मेडिकल इंश्योरेंस जो होती थी, मेजर पोर्शन वो पे करती थी, आपका एम्प्लॉयर बाकी हम करता को था, पेमेंट करते हैं, आप एक स्मॉल अमाउंट पे करते थे जिसको आप कहते थे को पेमेंट, को पेमेंट, यस। ठीक है? अच्छा, ये जब हो गया उसके बाद क्या स्टेप है? ड्रग यूटिलाइजेशन। Drug utilization। इसका पर्पस क्या था? सर इसमें ड्रग और ड्रग का वो देखते थे कि अगर इनको एक दवाई लिख के दी है तो उनके पहले कोई अगर ऐसी दवाई लिख के दी है और अगर उससे कुछ नुकसान पड़ता है तो वो फिर जो ना देखते हैं कि जो ना ये दवाई उनको ना दे, फिर डॉक्टर्स को कॉल करते हैं कि ये इनको दवाई दें कि ना दें, सूटेबल है कि नहीं है। बेसिकली वो प्रिस्क्रिप्शन को ट्रैक करते थे, ड्रग्स के हवाले से रिव्यू करते थे उसको, अगर उसमें कोई वही जो मनीषा ने बोला चेंजेस आते थे डॉक्टर से कंसल्ट करते थे। DUR, अगर DUR में कोई प्रॉब्लम आता था तो DU तो सिस्टम क्या करता था? हार्ड स्टॉप, रुक जाओ। हार्ड स्टॉप। यस सर। उसने कहा जनाब मैं आगे नहीं जा सकता, ठीक है? पहले अब आपने इस हार्ड स्टॉप को क्लियर करना है। हार्ड स्टॉप को क्लियर करने का क्या तरीका कार था? हार्ड स्टॉप क्लियर करने के लिए पहले जो है सर फार्मासिस्ट रिव्यू करते थे सबसे पहले। जी, क्योंकि हार्ड रिव्यू को जो क्लियर कर सकता था वो सिर्फ फार्मासिस्ट कर सकता था, यस सर। यस। ठीक है? और फार्मासिस्ट जो है वो उसको क्लियर करने के लिए क्या करता था? डॉक्टर से कांटेक्ट करता था, और अगर डॉक्टर कांटेक्ट नहीं हो पाता था तो फिर क्या करता था? तो सर वो कॉन्टैक्ट लेटर में उसको रख देता था। कॉन्टैक्ट लेटर में हो जाता, हाँ बिल्कुल। उन्होंने 3 बिन बनाए हुए थे। जी सर, डॉक्टर्स कॉल बिन, डॉक्टर डिनाइड बिन और डॉक्टर ड्रॉप, ऐसा कुछ था। हाँ ये रहे, कॉल बिन, डिनाइड बिन, कॉल बैक बॉक्स। एग्जैक्टली, ठीक है? अब अगर डॉक्टर डिनाइड बिन आ गया तो उसका मतलब क्या है? छुट्टी, कि नहीं देनी आपके आपने डिनाई हो गई। prescription। सबकी डिनाई हो गई, ठीक है? कॉल बैक का मतलब जो है वो ये कि मजीद टाइम लगेगा, ठीक है? और ये जो प्रॉब्लम सारे आ रहे होते थे, वो जो एवरेज टाइम लगता था, कितना लगता था? 1 दिन। एक दिन लगता था जी, अब आप मिसाल के तौर पर जो है वो डिनाइड हो गया या कॉल बैक हो गया, व्हाटएवर, कस्टमर जो है वो शाम में आ रहा है, ठीक है? इस खुशी खुशी कि चलो मैं प्रेस्क्रिप्शन कलेक्ट करूंगा, उसे बताया जा रहा है कि जनाब कि सॉरी आपकी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो तो नहीं है। अच्छा, जो कलेक्शन होती थी, कलेक्शन के वक्त, ठीक है, कौन शख्स बैठा हुआ होता था जो प्रेस्क्रिप्शन देता था? सर। टेक्नीशियन होता था। टेक्नीशियन होता था ना सर। ठीक है ना? अच्छा, अब आप जरा इसको अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अगर हार्ड स्टॉप आया है तो उसको क्लियर किसने किया है? फार्मासिस्ट ने किया है ना, और फार्मासिस्ट ने किया है। फार्मासिस्ट जो है क्या वो शाम में होता था? नहीं होता था, नहीं सर। उस वक्त वो कौन बैठा टेक्नीशियन होता होता था? था। टेक्नीशियन होता था और टेक्नीशियन को गालियां पड़ती थी। जी, हाँ उसको सब गालियां देके जाते थे 4 से 5 4 दफा गालियां पड़ती थी उसको ऑन एवरेज, ऑन तकरीबन एवरेज, दिन में। ऑन एवरेज। यस। ऑन एवरेज। और वो बेचारे, उस बेचारे का कंसर्न क्या था? उसने क्या फरियाद की? PSI टीम को सिर्फ क्या उसने था? सच्चाई बताई थी। हैं? सर उसने कहा था कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अगर कुछ भी हो जाए हम इनके मसले सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वो आते में मतलब जो मुंह में आए वो बोल के चले जाते हैं। वो तो वो बात सही बनती है। तो उन्होंने कहा कि भाई, वो टेक्नीशियन कहता कि भाई मैं अगर इनकी हेल्प करना भी चाहूँ तो मैं हेल्प कर ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे पास जो है वो जवाब ही नहीं है। सही बात। ना मैंने जो है वो हार्ड स्टॉप क्लियर किया है, ना मैंने जो है वो प्रेस्क्रिप्शन की जो है वो मैंने मतलब लेते वक्त जो है मैंने उसको चेक किया था, ठीक है? तो यस, देयर आर प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस में क्या मसले आते थे?
इंश्योरेंस में मसले ये आते थे कि वो क्या नाम है उसको, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती थी और जो वो होती थी, उससे उनको क्रॉस चेक करना पड़ता था कि पेमेंट वहां से वो है ऑथराइज है थर्ड या नहीं। पेयर होता था सर, इसके अंदर कोई और एक बंदा आके जो है इनकी पे कर सके। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में है और वहाँ से हमें इस तरह की इंश्योरेंस मिलती है कि आपके जो बिल्स हैं मेडिकल के वो हम पे करेंगे, तो वो फार्मेसी वाला क्या करता था, वो पहले बिल चेक करता था कि इसके पास जो है ना इंश्योरेंस का कितना बाकी है, वो ले सकता है कि नहीं, अवेल कर सकता है कि नहीं। तो उसमें फिर जो ना 3 चीजें वो वहाँ पे आ जाती थी कि रीफिल करो, नॉट रीफिल करो, इस तरह की चीजें, फिर वो और उसमें मसले होते थे। इन केस अगर आपका जो इंश्योरेंस चेक है वो वेरीफाई नहीं होता था तो कस्टमर को अब यहाँ पे हम ये देखते हैं जनाब कि इश्यूज हमें समझ में आ गए, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस जो थी, ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या है कि वो जो प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन को जो आप फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपको ड्रग्स देना है, ठीक है, तमाम चीज़ें आप चेक करनी है, ठीक है। तो दैट वाज द क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस में जो है वो सिलसिला जो है वो ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस कैन नेवर बी डेलीगेटेड टू एनी अदर एम्प्लॉई एक्सेप्ट फार्मासिस्ट, ठीक है ना। ये थोड़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ठीक है, जो पहले वाला जो प्रोसेस है उसको देखते हुए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब प्रॉब्लम्स, ठीक है। 16% of customers did not get they were expecting, and 27% of scripts encountered a substantial problem at some point in the fulfillment process. तो पहली प्रॉब्लम जो थी वो आपकी ड्रॉप ऑफ पे वो तो ये थी कि जनाब के वहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ नहीं है, यस सर, ठीक है। तो वो जो है प्रेस्क्रिप्शन डाल के चला जाता है और वो ये एज्यूम करता है कि मेरी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1। अच्छा जी, अब डेटा एंट्री पर आप आ जाएं। अब डेटा एंट्री पे जब आप आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो ये है जनाब के मिसाल होते जैसे यहाँ पर है, ठीक है, नो रिफिल अलाउड, ठीक है। अब रिफिल अलाउड नहीं है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जो है वो आपके आप जो क्रॉस चेक कर रहे हैं DUR का, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, सही है। देन DUR हार्ड स्टॉप, ठीक है, 20% ऑफ ऑल स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितने स्क्रिप्ट्स आते थे, 29.5 मिलियन, सही है, ठीक है, 29.5 मिलियन और 20%, ठीक है। 5.9 मिलियन इतने आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें हार्ड स्टॉप आ रहा है, दैट्स क्वाइट अ लार्ज नंबर, यस सर, ठीक है। और उसमें भी जो है वो आप ये देख रहे हैं जनाब के 90% से ज्यादा जो हार्ड स्टॉप्स हैं वो फार्मासिस्ट रिजॉल्व कर देता था, ठीक है, बट स्टिल 20% हार्ड स्टॉप। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम आपकी इंश्योरेंस चेक में, ठीक है, 17% स्क्रिप्ट जो है वो इंश्योरेंस चेक पे प्रॉब्लम आ रही है उसको, ठीक है ना। उसमें इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू कॉल टू द कस्टमर, ठीक है। यस सर, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस में जो है वो क्या है, इनसफिशिएंट इन्वेंट्री टू कंप्लीटली, इन्वेंट्री नहीं होती थी, इन्वेंट्री नहीं होती थी। फिर अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, मतलब आपके पास दवाएं नहीं है जो आप जिससे आप जो है वो स्क्रिप्ट जो है फिल कर सकें, तो फिर क्या होगा, सब कुछ क्लियर है, दवा मौजूद नहीं है, जी सर, ठीक है ना, डिले हो जाएगा। यस। तो वो आपके पास इन्वेंट्री में नहीं है तो वो प्रश्न में लिखी हुई है वंस अगेन, अगर जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर को आप कहेंगे कि जी सॉरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है चीज, ठीक है। इसके बाद जनाब पिकअप में जनाब वो जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे जी जैसा उन्होंने कहा, मैं लिखा यहाँ पे अनऑथराइज्ड रिफिल्स, ठीक है, स्क्रिप्ट जिसमें जो है इंश्योरेंस ने पेमेंट नहीं की, ठीक है, यस सर, ऐसे स्क्रिप्ट के जो कि रेडी नहीं है, फॉर एग्जांपल इस वजह से रेडी नहीं है कि जनाब आपके पास दवा नहीं है, सही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो लार्जर प्रॉब्लम है वो क्या है कि अगर प्रॉब्लम आप फिक्स भी कर सकते हैं तो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1 दिन लगा रहे हैं आप फॉर एग्जांपल उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर मेनी कस्टमर्स इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल, यार इतना टाइम, ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सर वेटिंग आवर्स भी बहुत होते थे इनके पिकअप में, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा लोग आया करते थे, उसकी वजह टू लाइंस उनकी बहुत ज्यादा बनती थी। उसकी वजह एक और भी थी ना कि जो ये लोग जो ना काम के बाद आते थे, लोग काम के बाद आते थे और सीवीएस लंच के दौरान,
CVS फार्मेसी में वर्किंग आवर्स के बाद कोई काम करने को तैयार नहीं था। नहीं था, यस। ठीक है, स्टाफ शॉप। अच्छा एक तो ये कि वो जाहिर है कि वो जो एक वर्क कल्चर है कि जी मुझे 5 बजे के बाद काम नहीं करना, और जो कस्टमर है, कस्टमर 5 बजे के बाद ही आएगा पिक करने के लिए, क्योंकि वो भी तो नौकरी पर कर रहा है, ऑफिस से ऑफिस से आ रहा है। फारिग। ठीक है, आपके लोग जो है वो 5 बजे के बाद काम करना नहीं चाहते। अच्छा, उसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग रीजन जो था उनका ये भी था कि भाई हम काम करने के लिए जाएंगे तो काम करने का मतलब जो है वो ये है कि वो पैसे तो मिलेंगे लेकिन गालियां पड़ेंगी। गालियां तो सही वाली पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये एक और प्रॉब्लम थी। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि भाई कि वो चलो ठीक है पैसे मिल भी जाएंगे लेकिन वो गालियां कौन सुनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बुनियादी तौर पर जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो कंप्लीट डिटेल डिस्कशन हो गया। अब ये बेसिकली थोड़ा सा उसका एक ओवरलैपिंग है। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं ये हमने देख लिए हैं, किस किस स्टेज पर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यस सर। उन्होंने एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम भी जो है वो आपको दे दी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स फॉर द कस्टमर्स कुड अकर एट ऑलमोस्ट एवरी स्टेप। ठीक है, डेटा एंट्री भी हो सकती हैं, प्रोडक्शन पे भी हो सकती हैं, पिकअप पे भी हो सकती हैं। पिकअप पे भी है सर, और बिल्कुल। ये 7.2 मिलियन कस्टमर जो है हमको छोड़ के जा चुके हैं, तो 25% कस्टमर अगर हमको छोड़ कर जा रहे हैं तो यस इट इज अ बिगर कंसर्न फॉर अस। यस। अच्छा, does PSI represent a significant opportunity for CVS? Would improving customer service be a significant financial benefit to the company? तो जनाब ये वही असाइनमेंट है जो मैंने आपको पहले दे दिया जी। कि आपने लाइट और हैवी डिफेक्टर्स की परसेंटेज निकालनी है, और इसके बाद जो है वो आपने ये निकालना है कि जनाब कि ये कितना रेवेन्यू जा रहा है हमारे पास, और इसके बाद आपने इसको कंपेयर करना है अपने टोटल रेवेन्यू से। ये फिगर आपको बताएगी कि क्या वाकई ये जो PSI टीम जो है आई है प्रोसेस को रीडिजाइन करने के लिए, तो वाकई ये वायबल है या नहीं। क्योंकि जाहिर है अगर इनकी एफर्ट से अगर हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बच रहा है तो उस सूरत में तो हम प्रोसेस को रिडिजाइन करेंगे ना, अदरवाइज हम प्रोसेस को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। What were the problems with the CVS current pharmacy fulfillment process? ये हमने बड़ी डिटेल में जो है वो अभी बता बात दिया की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ठीक है, वो क्या है, व्हाई वुड यू डिजाइन अ प्रोसेस लाइक दिस। ठीक है, तो पहली चीज जो है वो यहाँ पे ना 2 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट जो है वो ये है कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहा है वो पूछता है कि भाई आपने ये प्रोसेस ऐसा डिजाइन ही क्यों किया था। अब इसका क्या जवाब है? क्योंकि सर ये 1963 की एस्टैब्लिश कंपनी है, तो उस जमाने के प्रोसेस चलते हुए आ रहे हैं पुराने। ये मैंने बहरहाल इसका जवाब जो है वीडियो लेक्चर में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद so what IT based capabilities does CVS need at this point in time? हाँ जी सर, आपने स्लाइड में बताया होता कि प्रोसेस को रीडिजाइन करें और आपकी जो इंश्योरेंस चेक को पहले कर दें, इस तरह की अपने बताए थे कुछ IT बेस्ड कैपेबिलिटीज ना। ठीक है, मगर वो बताई हुई भी है। ठीक है ना जी सर। अच्छा, अब इसमें आपका जो मेजर टास्क है, आप लोगों का जो मेजर टास्क है, अब यहाँ पे आपका जो टास्क है, जो असाइनमेंट आएगा, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि आप इनके प्रोसेस को किस तरह से रिडिजाइन करेंगे। ठीक है, ये चीज दिखाई है ना, कहाँ गई? जी सर। जी सर। ये ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि आप इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए प्रोसेस को रीडिजाइन कैसे करेंगे, IT को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे क्या चीजें लेकर आएंगे। सही, सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे। सबके आंसर डिफरेंट होंगे, लेकिन जस्टिफिकेशन चाहिए होगी के तौर पर। जो है आप जो है ये कहेंगे जनाब के जो ड्रॉप ऑफ विंडो है, ड्रॉप ऑफ विंडो पे जो है वो Core i9 वाला सिस्टम रख दो, और पता चले कि जनाब के टेक्नीशियन की तालीमी काबिलियत जो थी वो प्राइमरी थी। तो केस में जो है देखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो खैर आंसर जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, what new organizational complements need to be put in place to gain these capabilities, or more specifically what new organizational complements need to be put in place for the new pharmacy fulfillment process। देखें यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को नई क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इस फार्मेसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो
अपेरेंटली जो केस हमको बता रहा है उसमें ये सिर्फ ये जो काम हमें करना है वो ये करना है कि वी नीड अ न्यू रीडिजाइंड प्रोसेस, दैट्स ऑल। सही। ठीक है, मतलब ठीक इसके है। अलावा फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे जनाब के कोई नए डिपार्टमेंट खड़े करने हैं, नए 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 फंक्शंस लेकर आने हैं, नई और चीज लेकर आनी है, नो। केस जो बता रहा है वो ये बता रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन देखें, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि आपके जो जवाब हैं, दीज आंसर्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द केस। ठीक है, आपके क्या ख्यालात हैं, आपने क्या सोचा है, आपकी सीवीएस फार्मेसी के ऊपर जो है वो पिछले 10 सालों में आपने जो रिसर्च की है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि जो केस में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या बता रही है। ठीक है, सही। ओके। ये जो है ये कुछ मजीद क्वेश्चन है, आंसर्स में से ज्यादातर के जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, जी उसमें सर। कोई ऐसी फॉर एग्जाम्पल जो है वो नई चीज जो है वो Yes. नहीं है। मिसाल के तौर पर जो है वो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, what percent of pharmacy defectors from CVS in 2000 were light versus heavy duty users? वो असाइनमेंट मिल गया। आपको असाइनमेंट दे दिया मैंने। ठीक है, ठीक does है। PSI represent a significant opportunity for CVS? Would improving customer service would be a significant financial benefit to the company? ये भी मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया। Yes, sir. ठीक है जी, तो चीजें जो है वो बेसिकली इतनी ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इतना था कि मतलब कि हम Yes. एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़े ना, चीज को जो है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, उसको हिफ्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े, तो थिंग्स बिकम मच क्लियर।